लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। इतिहास में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ सुलझ जाते हैं, लेकिन कुछ मिस्ट्री ऐसी होती हैं जो टाइम को ही चैलेंज कर देती हैं। दुनिया के सबसे तेज दिमाग जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी के सबसे कॉम्प्लेक्स कोड्स को भी तोड़ दिया था, वो भी इस 600 साल पुरानी किताब को आज तक नहीं समझ पाए। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसने पिछले 600 सालों से दुनिया के बड़े बड़े भाषाविद, क्रिप्टोग्राफर्स और अब 21वीं सदी के एडवांस एआई तक को इस किताब को पढ़ नहीं पाए हैं। मैं बात कर रहा हूं द वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट की, जिसे आज MS-408 के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब को एक बिल्कुल ही अनजानी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। इस स्क्रिप्ट को वॉयनिचीज कहा जाता है। इस किताब में तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें आज तक ढंग से पहचाना नहीं जा सका। इसमें अजीबोगरीब नक्शे हैं और महिलाओं की तस्वीरें हैं जिन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए। ये औरतें किसी मिस्टीरियस हरे और नीले रंग के लिक्विड से भरे पाइप्स के नेटवर्क में नहा रही दिखती हैं। एक बार को तो देखकर लगता है कि ये किसी पागल इंसान की इमेजिनेशन या फिर कोई एलियन मैसेजेस हैं, लेकिन जब आप हिस्ट्री को देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर साइंस, आर्ट, धोखा और खौफनाक रहस्य ये सब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। तो सवाल यह है कि आखिर 15वीं सदी के यूरोप में किसी ने एक ऐसी किताब क्यों लिखी जिसे कोई पढ़ ही नहीं सका? क्या यह किताब किसी बहुत बड़े हिस्टोरिकल सच को छिपाने के लिए लिखी गई थी, या फिर ये इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा धोखा है? ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट जिस किताब की ये कहानी है, उसके खोज की कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। इस रहस्यमयी किताब का मॉडर्न सफर साल 1912 में शुरू हुआ। पोलैंड के एक मशहूर पुरानी किताबों के डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच इटली की यात्रा पर थे। रोम के पास विला मॉन्टेग्ने नाम का एक पुराना कॉलेज था। इस कॉलेज को एक बिल्डिंग के रेनोवेशन के लिए फंड चाहिए थे। उन्होंने अपनी पुरानी सीक्रेट लाइब्रेरी से कुछ सीक्रेट मैन्यूस्क्रिप्ट्स को बेचने की सोची। इन्हीं धूल भरी किताबों के ढेर में विल्फ्रेड को एक ऐसी चीज मिली जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। एक ऐसी किताब जिसकी लिखावट और डायग्राम इस दुनिया के लगते ही नहीं थे। जब इन पन्नों को पलटा गया तो पता चला कि यह किताब 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा हर्बल है, जिसमें 113 ऐसे पौधों की तस्वीरें हैं जिन्हें आज तक दुनिया का कोई भी बॉटनिस्ट पहचान नहीं पाया। ये पौधे ऐसे लगते हैं जैसे अलग अलग पौधों के हिस्सों को जोड़कर बनाए गए हों, जैसे किसी पौधे की जड़ में इंसान जैसी आंखें बनी हुई हैं। उस जमाने में यूरोप में जो हर्बल किताबें बनती थीं वो एंशिएंट यूनानी या रोमन किताबों की कॉपी होती थी, लेकिन ये डायग्राम बिल्कुल अलग है। ये बोटैनिकल कम और अल्केमिकल या सिंबॉलिक ज़्यादा लगते हैं। फिर किताब का दूसरा हिस्सा एस्ट्रोनॉमी का आता है। इसमें राशि चक्र के निशान हैं, लेकिन इनमें 15वीं सदी के यूरोप का टच है। जैसे धनु राशि को एक क्रॉसबो लिए हुए इंसान के रूप में दिखाया गया है। इसी में एक बहुत ही मशहूर और रहस्यमयी पन्ना है जिसे रोसेटो फोलियो कहा जाता है। ये 9 गोल चक्रों का एक बड़ा सा फोल्ड आउट मैप है जिसमें महल, दीवारें और टावर्स बने हैं। ये निशान नॉर्दर्न इटली के किलों की तरह दिखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला हिस्सा है बैल्नियोलॉजिकल सेक्शन। इसमें दर्जनों न्यूड औरतें हरे और नीले रंग के पानी से भरे कुंडों और पाइपों के एक बेहद कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के बीच में दिखाई गई हैं। ये पाइप शरीर की नसों या किसी बायोलॉजिकल सिस्टम की तरह दिखती हैं। इसी बायोलॉजिकल सेक्शन को लेकर आज हिस्टोरियंस और मेडिकल हिस्टोरियंस एक नई और बहुत ही मजबूत थ्योरी पर काम कर रहे हैं। इसे विमेन सीक्रेट या मिडिवल गायनेकोलॉजी से जोड़कर देखा जाता है। 15वीं सदी में औरतों के शरीर, सेक्सुअलिटी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स और एबॉर्शन से जुड़ी बातों को लिखना बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था। चर्च इन चीज़ों को जादू टोने से जोड़कर देखता था। उस दौर में बवेरिया के एक मशहूर फिजिशियन जोहानेस हर्टलियब ने किताबों में अपनी साफ तौर पर लिखा था कि औरतों के यौन स्वास्थ्य और गर्भपात से जुड़ी मेडिकल जानकारी को हमेशा सीक्रेट कोड्स या साइफर्स में लिखना चाहिए, ताकि वो आम लोगों या धार्मिक कट्टरपंथियों के हाथ ना लग जाए। तो क्या सचमुच वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट में मौजूद औरतें और ये अजीबोगरीब प्लांट्स की फोटोज वुमेन हेल्थ और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई सीक्रेट इंसाइक्लोपीडिया है? इस बुक के पेज 77 पर जो पाइप्स और कुंड बने हुए हैं, कई रिसर्चर्स मानते हैं कि असल में ये यूटेरस, ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब का एक सिंबॉलिक नक्शा है। अब अगर ये सच है
तो ये किताब सिर्फ एक पजल नहीं बल्कि उस दौर के दमनकारी समाज में साइंस और मेडिकल नॉलेज को बचाने की एक बहुत ही बहादुरी भरी कोशिश रही होगी। ये इतिहास का वो दौर है जो दिखाता है जहां साइंस को धर्म के खौफ से बचने के लिए जादू और कोड्स का चोला ओढ़ना पड़ता था। इस मैन्युस्क्रिप्ट की लैंग्वेज को आज हम वॉयनिचीज कहते हैं। इसमें करीब 35 से 38 हजार शब्द हैं जो लगभग 20 से 25 अलग अलग चिन्हों या ग्लिप्स में बने हुए हैं। जब साइंटिस्ट ने इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया तो रिजल्ट चौंकाने वाले थे। इस स्क्रिप्ट में लेटर्स का पैटर्न बहुत ही अनयूजुअल है। इसमें एक तरह की रिपीटिशन और स्ट्रक्चर दिखता है जो इसे नॉर्मल लैंग्वेजेस से अलग बनाता है। इसके जो वर्ड्स हैं वो भी ज़्यादातर छोटे हैं, अक्सर 5 से 6 अक्षरों के आसपास होते हैं। हालांकि कुछ लंबे शब्द भी हमें देखने को मिलते हैं। यही अजीब पैटर्न इसे और भी मिस्टीरियस बना देता है, क्योंकि ये ना तो पूरी तरह से किसी जानी पहचानी लैंग्वेज जैसा है और ना ही ये पूरी तरह से रैंडम बकवास लगता है। इतना ही नहीं, अगल बगल लिखे गए शब्द अक्सर एक दूसरे से सिर्फ एक अक्षर का अंतर रखते हैं। अगर आप इसे ऐसे ही देखें तो लगेगा कि कोई असली भाषा ये हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर एक और अजीब बात सामने आती है। ये स्क्रिप्ट जिप्स लॉ को पूरी तरह से फॉलो करती है। जिप्स लॉ मैथ्स का एक रूल है। ये बताता है कि किसी भी नेचुरल लैंग्वेजेस में शब्दों के इस्तेमाल की फ्रीक्वेंसी एक खास पैटर्न में होती है। यानी वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक तरफ तो इंसानी लैंग्वेज जैसी लगती है और दूसरी तरफ एक मशीन द्वारा जनरेट किए गए रैंडम कोड जैसी भी दिखती है। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसने आधी सदी से स्कॉलर्स को पागल कर रखा है। आपको याद होगा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि वॉयनिक ने इस किताब को खरीदा था। जब उन्होंने इस किताब को स्टडी किया तो उन्हें इसके पन्नों के बीच में एक पुरानी चिट्ठी मिली थी। ये चिट्ठी 1665 में लिखी गई थी, यानी करीब 250 साल पहले। ये चिट्ठी पराग के एक स्कॉलर जोहान्स मार्कस मार्की ने लिखी थी। इस चिट्ठी से इस किताब के शाही कनेक्शन का भी खुलासा हुआ था। पता चला कि 17वीं सदी में यह किताब पवित्र रोमन सम्राट रूडोल्फ द्वितीय के पास थी। रूडोल्फ II कोई आम राजा नहीं थे। उन्हें ऑकल्ट, जादू टोने और साइंस की अजीबोगरीब चीज़ों का बहुत शौक था। इतिहासकारों के हिसाब से रूडोल्फ ने इस किताब को 600 गोल्ड डुकट्स में खरीदा था। उस जमाने में ये रकम इतनी बड़ी थी कि इससे एक बहुत शानदार महल खरीदा जा सकता था। रूडोल्फ को लगा कि यह 13वीं सदी के महान अंग्रेज फिलोसोफर और साइंटिस्ट रोजर बेकन की लिखी हुई कोई खोई हुई जादुई किताब है। लेकिन वो भी इस किताब को कभी समझ नहीं पाए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रूडोल्फ के पास ये किताब मशहूर अंग्रेजी ज्योतिषी और गणितज्ञ जॉन डी के जरिए पहुंची थी। जॉन डी एक ऐसा मिस्टीरियस इंसान था जो खुद को जासूस मानता था और जिसका कोड नेम 007 था। कहा जाता है कि जेम्स बॉन्ड मूवी का जो कैरेक्टर है वो इन्हीं जॉन डी से इंस्पायर्ड था। कहते हैं कि जॉन डी के पास रोजर बेकन की कई किताबें थी। इसके बाद ये किताब रूडोल्फ के शाही डॉक्टर जैकोबस हॉर्सिकी डे टपेंसेज के पास गई। पता नहीं क्यों, लेकिन इस डॉक्टर का नाम किताब के पहले पन्ने से मिटा दिया गया था। लेकिन बाद में अल्ट्रावायलेट रोशनी और केमिकल टेस्ट के जरिए इसका खुलासा हुआ। 17वीं सदी में कई एल्केमिस्ट और स्कॉलर्स के हाथों से गुजरते हुए ये किताब रोम के एथनोसियस किर्चर के पास पहुंची। किर्चर उस वक्त यूरोप का सबसे बड़ा स्कॉलर माना जाता था, लेकिन किर्चर से भी ये किताब नहीं पढ़ी जा सकी और उसने इसे कॉलेजियो रोमानो की लाइब्रेरी में रखवा दिया। अगले 250 सालों तक ये किताब इसी लाइब्रेरी में धूल फांकती रही। फिर एंट्री होती है 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिच की, जिन्होंने इस किताब को पढ़ने की कोशिश की। विल्फ्रेड वॉयनिच ने अपनी पूरी जिंदगी इस किताब के कोड को तोड़ने में लगा दी, लेकिन वो इसमें भी नाकाम रहे। उनकी मौत के बाद साल 1969 में इस बेशकीमती मिस्ट्री को अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी को सौंप दिया गया। आज ये मिस्टीरियस किताब MS 408 पांडुलिपि वहाँ की बहुत ही सुरक्षित बाइंके लाइब्रेरी में रखी हुई है। आज भी दुनिया के बड़े बड़े दिमागों को ये किताब चैलेंज दे रही है। लेकिन क्या आपको पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इस किताब को अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने विल्फ्रेड वॉयनिक पर सर्विलांस के लिए रखा था। जानते हैं क्यों? वॉयनिच क्रांतिकारी आदमी थे, रेवोल्यूशनरी विचार रखते थे। एक तो उनका ये बैकग्राउंड था और दूसरा उनके पास मौजूद थी बहुत ही अजीबोगरीब किताब। अमेरिकन ऑफिसर्स को शक था कि इस किताब के बहाने वो कोई सीक्रेट जर्मन कोड या कोई बहुत बड़ा जासूसी खेल चला रहे हैं। इस चक्कर में एक 15वीं सदी की किताब अचानक 20वीं सदी में नेशनल सिक्योरिटी का खतरा बन गई थी। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद एजेंसियों ने भी माना कि ये कोई मिलिट्री कोड नहीं थी। लेकिन ये घटना बताती है कि इस किताब का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उस दौर में कितना रहा होगा। लेकिन दोस्तों, ये जो टाइमलाइन है 600 सालों की, क्या सचमुच ये किताब इतनी पुरानी है? अगर है तो इसके सबूत हमें कैसे मिलते हैं?
हिस्टोरियंस कहते हैं कि किताब में लिखा टेक्स्ट झूठ बोल सकता है एक बार को, लेकिन किताबें जिस मटेरियल से बनी हैं वो झूठ नहीं बोला करती। 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना ने इस किताब के पन्नों की हाई प्रिसीजन रेडियो कार्बन डेटिंग की। इस टेस्ट ने इस किताब के ओरिजिन की पूरी कहानी को एक टाइमलाइन में फिक्स कर दिया। वो टाइमलाइन जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई कि ये किताब कहाँ से कहाँ तक पहुंची। ये किताब 1404 से 1438 के बीच लिखी गई थी। ये वो दौर था जब इटालियन रेनेसां अपने शुरुआती चरण में था और सेंट्रल यूरोप में ज्ञान, कीमिया यानी अल्केमी और रहस्यवाद का एक अजीब सा घालमेल चल रहा था। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो है इस किताब को बनाने में किया गया खर्च और बहुत सारी मेहनत। ये किताब किसी नॉर्मल पेपर पर नहीं बल्कि वेलम यानी बछड़े की खाल से बने पन्नों पर लिखी गई है। 2014 में हुए प्रोटीन एनालिसिस ने साबित किया कि इस किताब को बनाने के लिए कम से कम 14 या 15 बछड़ों की खाल का इस्तेमाल हुआ था और ये कोई पुरानी इस्तेमाल की हुई यानी पहले से यूज़ की गई खाल नहीं थी जिसे खुरच कर दोबारा इस्तेमाल किया गया हो। मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग से पता चलता है कि इन पन्नों पर पहले कभी कुछ लिखा ही नहीं गया था, यानी किसी ने बाकायदा एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ इसी एक प्रोजेक्ट के लिए एकदम नई और हाई क्वालिटी वाली खालें खरीदी थी। अब सवाल है कि कोई इंसान इतनी मेहनत और इतना पैसा क्यों बर्बाद करेगा। पक्की बात है कि ये कोई प्रैंक या धोखा तो नहीं रहा होगा। इस किताब का टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट है। इसका मतलब है कि सदियों तक इसे लोगों ने छुआ है, कई लोगों ने इसे यूज करने की कोशिश की है। शायद किसी एक रेफरेंस बुक या किसी एपोथेकेरी यानी एंशिएंट मेडिकल मैनुअल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाना था। आज इस किताब का साइज लगभग 23.5 सेंटीमीटर इंटू 16.2 सेंटीमीटर है और इसमें लगभग 240 पन्ने बचे हैं। लेकिन जब कॉडिकोलॉजिस्ट ने यानी पुरानी किताबों को स्टडी करने वाले लोगों ने इसकी बनावट को स्टडी की तो इसकी बाइंडिंग का इन्होंने स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी देखी। यहाँ से एक चौंकाने वाला सच भी सामने आया। अंदाज़ा लगाया गया कि ओरिजिनली किताब में 272 पन्ने थे, यानी आज इसका 88% हिस्सा बचा हुआ है। सवाल है कि वो 32 पन्ने कहाँ गए, उन्हें किसने फाड़ा और क्यों फाड़ा? क्या उन गायब पन्नों में ही इस किताब को डिकोड करने की कोई चाबी छिपी हुई थी? इस किताब को बनाने में जो स्याही और रंग यूज हुए हैं वो इसकी मिस्ट्री को और गहरा कर देते हैं। येल के इंस्टीट्यूट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज ने जब इस रहस्यमयी स्याही को टेस्ट किया तो पता चला कि ये स्टैंडर्ड आयरन गैल इंक है, मतलब मिक्स ऑफ आयरन, कार्बन, सल्फर और कैल्शियम। यहाँ ध्यान देना कि लोहे की मौजूदगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्याही वेलम के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल तक घुस जाती है। इसी वजह से आज 600 साल बाद भी इसके लेटर्स एकदम साफ दिखाई देते हैं। लेकिन इसके उलट इसमें जो रंग भरे हुए हैं वो बहुत ही सस्ते और बेसिक है। नीले रंग के लिए अजुराइट का इस्तेमाल हुआ है और हरे रंग के लिए कॉपर क्लोरीन रेजिनेट का। ये 15वीं सदी के यूरोप में बहुत आम हुआ करता था, इसीलिए अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये किताब उस दौर में लिखी गई थी। अब एक और डाउट पैदा होता है, अगर ये राजा या बहुत अमीर इंसान के लिए बनाई गई किताब थी तो इसमें सोने के वर्क या महंगे रंगों का इस्तेमाल होता, लेकिन सस्ते रंगों का इस्तेमाल ये भी इशारा करता है कि ये किताब सजाने के लिए नहीं बल्कि शायद किसी प्रैक्टिकल यूज़ के लिए बनाई गई थी। कुछ पन्नों पर नीले रंग का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है कि जब किताब बंद की जाती थी तो सामने वाले बड़े पन्ने पर उसका निशान छप गया। जनरेशन्स के इन ट्रांसफर्स की वजह से आज हिस्टोरियंस ये पता लगा पा रहे हैं कि इन पन्नों का सही सीक्वेंस क्या रहा होगा। ये सबूत उन थ्योरीज को भी चैलेंज देते हैं जो इसे सिर्फ एक रैंडम आर्ट वर्क मानते हैं, यानी कि ये कोई रैंडम आर्ट वर्क नहीं है। आज तक इस किताब को जब जब पढ़ने की कोशिश हुई है तब तक कोई ना कोई नई थ्योरी या नई बहस पैदा हो जाती है। 2004 में क्रिस्टोफर गॉर्डन रग ने एक थ्योरी दी जिसने इस बहस में आग लगा दी। रग ने टेबल एंड ग्रिल मेथड का इस्तेमाल करके ये साबित करने की कोशिश की कि कोई भी इंसान 16वीं सदी का तकनीक का इस्तेमाल करके ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखने वाला टेक्स्ट बना सकता है जिसका कोई मतलब ना हो, यानी उनके हिसाब से किताब बेमानी थी। एक 3 छेद वाले कार्ड को प्रीफिक्स, स्टेम और सफिक्स के एक टेबल पर घुमाकर ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जो जिप्स लॉ को भी फॉलो करेंगे और जिनकी एंट्रोपी भी बहुत कम होगी। रुक का लॉजिक था कि सम्राट रुडोल्फ II को बेवकूफ़ बनाकर 600 गोल्ड दुकाट्स ऐंठने के लिए किसी ने यह पूरा नाटक रचा होगा। लेकिन रुग के इस दावे से एक और सवाल आता है कि क्या कोई इंसान सिर्फ एक फ्रॉड के लिए इतनी महंगी बछड़े की खालें खरीदेगा? क्या कोई इतना परफेक्ट फ्रॉड कर सकता है? और क्या इस किताब को पढ़ने के लिए आज की डेट में AI का इस्तेमाल नहीं हुआ? दोस्तों, आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां AI इंसानों की तरह सोच और लिख सकता है। 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा ने न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके इस किताब को 380 लैंग्वेजेस से मैच करने की कोशिश की।
एआई ने दावा किया कि यह हिब्रू भाषा का एक बिगड़ा हुआ रूप है जिसे एनाग्राम के जरिए छिपाया गया है। लेकिन जब उस डिकोड किए हुए टेक्स्ट को इंसानी एक्सपर्ट्स ने पढ़ा तो ग्रामर के हिसाब से पूरी तरह से बकवास और ऐतिहासिक रूप से बेमानी निकला। रिसेंट में जब एडवांस जनरेटिव एआई मॉडल्स को इस पर टेस्ट किया गया तो एआई ने इसे एक अल्केमिकल गोल्डन एलिक्सिर की रेसिपी बता दिया। लेकिन कंप्यूटर साइंटिस्ट ने तुरंत ही इसे रिजेक्ट कर दिया इस क्लेम को। उन्होंने कहा कि एआई यहाँ पर शायद हेलुसिनेट कर रहा है, यानी एआई को जब कोई पैटर्न नहीं समझ आया तो वो ज़बरदस्ती कोई भी अर्थ गढ़ने लगता है। यानी एआई ने भी इसे समझने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई ठोस रिजल्ट नहीं निकला। 2025 में ही एक और चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई जिसने होक्स यानी धोखे वाली थ्योरी को कड़ी टक्कर दी। कुछ रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया कि एक कॉम्प्लेक्स कोडेक्स हो सकता है। उन्होंने दिखाया कि 15वीं सदी के यूरोप में जो ताश के पत्ते इटली में पॉपुलर हो रहे थे, उनका इस्तेमाल करके वर्बोज होमोफोनिक सब्स्टिट्यूशन साइफर बनाया जा सकता है। इस तरीके से लैटिन या इटालियन भाषा को एनक्रिप्ट करने पर ठीक वैसा ही टेक्स्ट बनता है जैसा वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट में है, कम एंट्रोपी वाला और छोटे शब्दों वाला। दोस्तों, कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि डीएनए टेस्ट से इसके निर्माण के बारे में और जानकारी हमें मिल सकती है। अगर वेलम के अलग अलग पन्नों का डीएनए मैच कर जाए तो इतिहासकार ये बता सकते हैं कि कौन सा पन्ना किसके साथ जुड़ा था और वो गायब हुए 32 पन्ने कहानी के किस हिस्से से थे। लेकिन येल यूनिवर्सिटी के क्यूरेटर्स ने डीएनए टेस्टिंग की मांग को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। उनका लॉजिक है कि डीएनए टेस्ट एक डिस्ट्रक्टिव प्रक्रिया है जिसके लिए पन्नों को काटना या खुरचना पड़ेगा। 15वीं सदी के जानवरों का कोई रेफरेंस जीनोम अभी मौजूद है नहीं, इसलिए इस टेस्ट से फायदे से ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, ज्ञान और इतिहास को सहेजने के बीच की लड़ाई इस बात का सबूत है कि हम हिस्ट्री को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बर्बाद नहीं कर सकते। शायद ये किताब हमें जवाब देने के लिए नहीं बल्कि सवाल पूछने के लिए बनाई गई थी। अब ये रही वो पूरी कहानी जो इस पूरी एक किताब से जुड़ती है, 600 साल पुरानी मिस्ट्री जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके हिसाब से इस किताब में क्या लिखा है आप अंदाज़ा करके हमें कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही तमाम कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।